नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की तरफ। छायावाद की समय सीमा 1920 से 1936 ईस्वी मानी जाती है। आधुनिक काल के तीसरे चरण को छायावादी काव्य कहा गया है। पहला चरण आप भारतेंदु युग पढ़े हैं, दूसरा चरण था द्विवेदी युग और तीसरा चरण छायावादी। तो छायावाद की समय सीमा 1920 से 1936 तक मानी गई है, किंतु कुछ विद्वान इसे 1918 से 1938 तक भी स्वीकार करते हैं। इस काल में छायावादी रचनाओं के अलावा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से जुड़ा काव्य भी लिखा गया था। छायावाद को समझने से पहले हमें उस समय की जीवन के उन तत्वों एवं मूल्यों को भी समझना होगा जिसने उस काल की कविता को प्रभावित किया। उस समय देश में अंग्रेजी शासन व्यवस्था के प्रति आक्रोश था और लोग अंग्रेज़ों से भारत मुक्त कराने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार प्रचार ने देश के बुद्धिजीवी लोगों के सामने विकास के नए द्वार खोल दिए। और छायावाद का अर्थ और परिभाषा देखिए। छायावाद का प्रयोग प्रारंभ में व्यंग में हुआ था, यानी व्यंग के रूप में हुआ था उन कविताओं के लिए जो अस्पष्ट थीं, जिनकी छाया कहीं और पड़ती थी। छाया मतलब अर्थ। जब ये छायावाद नाम आया तो ये व्यंग था उन कविताओं के लिए जो कि पढ़ते समय पढ़ा कुछ जाता था और उसका अर्थ कहीं और निकलता था। तो जो बाद में धीरे धीरे करके यही नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया यानी रहस्यवाद का भान होता है। छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों द्वारा छायावाद की परिभाषाएं इस प्रकार दी गई हैं, जिसमें है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का परिभाषा है। इसके बाद अगला परिभाषा देखिए डॉक्टर नगेंद्र जी का। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो 1918 से 1936 तक विद्यमान रही। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूरी तरह से प्रतिष्ठित कर दिया। ध्यान दीजिए, जो कविता भारतेंदु युग में ब्रजभाषा में लिखी जा रही थी वो द्विवेदी युग में खड़ी बोली में लिखनी शुरू की गई थी, यानी उस समय उसका बीजरोपण हुआ था खड़ी बोली का हिंदी कविता में। और छायावाद में क्या हुआ, छायावाद में जो है साहित्यिक खड़ी बोली बन गई, तो इसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी माना जाता है। ध्यान दीजिए, छायावाद को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग भी माना जाता है। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। इन्होंने सबसे पहले 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित की। ध्यान दीजिए, हिंदी में छायावाद किसने, मुकुटधर पांडे ने, यानी छायावाद का नामकरण किसने किया है, मुकुटधर पांडे ने। ये और हिंदी कविता में छायावाद का युग द्विवेदी युग के बाद आया है। द्विवेदी युग में जो कविता नीरस, उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक थी, ध्यान दीजिए, नीरस, उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक थी, जबकि छायावाद में इसके विद्रोह में कल्पना प्रधान कविता रची गई। तो एक तरह से देखा जाए तो द्विवेदी युग के विरोध में ही ये युग आया है। इसमें बौद्ध दर्शन और सूफी दर्शन का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत
और महादेवी वर्मा इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ध्यान दीजिए, इन्हें छायावाद का स्तंभ भी बोला जाता है। इसके बाद देखिए छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, नारी सौंदर्य, प्रेम भावना, रहस्यवाद, लाक्षणिकता, छंद विधान और अलंकार विधान। तो थोड़ा थोड़ा डिटेल भी इसका देख लेते हैं। व्यक्तिवाद की प्रधानता, हिंदी की छायावादी काव्य की सबसे बड़ी विशेषता व्यक्तिवाद है। विषय वस्तु की खोज में कवि बाहर नहीं अपने मन में झांकता है, यानी अपने अंतर मन में। इन कवियों में अपने व्यक्तित्व के प्रति अत्यधिक विश्वास है। इस अतिशय विश्वास को बड़े उत्साह के साथ अपने भाव की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद के आंसू तथा पंत के उच्छ्वास में व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति हुई है। फिर देखिए प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण का आलंबन रूप में और उद्दीपन रूप में तथा अलंकार के रूप में इसका मानवीकरण रूप चित्रित किया गया है। छायावादी कवियों ने प्रकृति की बड़ी ही सुंदर झांकी प्रस्तुत की है और पंत जी को उस प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ध्यान दीजिए, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और उनका काव्य का एक उदाहरण आप देख सकते हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। आगे देखते हैं नारी सौंदर्य का चित्रण। छायावादी कवियों ने नारी को उदात्त रूप प्रदान किया है, उसे पुरुष की प्रेरक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। नारी दया, क्षमा, करुणा, प्रेम जैसे गुणों से संपन्न है और श्रद्धा की पात्र है। जिसमें एक रचना है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। फिर है प्रेम भावना। अगली विशेषता है छायावादी काव्य मूलतः प्रेम एवं सौंदर्य के कवि हैं। यानी छायावादी काव्य में प्रेम और सौंदर्य बहुतायत रूप से मिलता है। कवियों के प्रेम चित्रण में कोई लुका छिपी नहीं है। इसमें केवल मिलन की अनुभूति की अपेक्षा विरह की अनुभूति का भी व्यापक चित्रण मिलता है। यानी कि दोनों चीज़ें मिलती हैं, बहुत मिलन की भी मिलती हैं और विरह की भी मिलती हैं। निराला की कविता स्नेह निर्झर बह गया है और पंत जी की ग्रंथि तथा प्रसाद की आंसू में ऐसे ही प्रणय के चित्रण हैं। उसके बाद है रहस्यवाद। रहस्यवाद छायावाद की एक प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति हिंदी साहित्य की एक आदि प्रवृत्ति रही है। पंत की मौन निमंत्रण कविता में रहस्यवाद की अभिव्यक्ति अत्यंत मनोरम ढंग से हुई है। निराला की तुम और मैं कविता तथा महादेवी जी का संपूर्ण काव्य रहस्यवादी भावना से भरा हुआ है। फिर है लाक्षणिकता। छायावादी काव्य में लाक्षणिकता का बहुत ही सुंदर रूप मिलता है। इन कवियों ने अपनी भाषा को सीधी साधी भाषा को उन्होंने क्या किया है, लाक्षणिकता एवं अप्रस्तुत विधानों द्वारा उसे मौलिक बनाया है। यानी कि जो भाषा सीधे सीधे जो बात कही जा सके वो सीधे सीधे ना कह के इन्होंने लक्षण और अप्रस्तुत जो कि प्रस्तुत ना हो के माध्यम से अपने भाषा को और भी अच्छा बनाया है। मूर्त में अमूर्त का विधान उनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। प्रसाद की इस कविता में लाक्षणिकता का अत्यंत ही सुंदर संयोजन है। तो ये कविता आप भी देखिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। उसके बाद है छंद विधान। छंद के लिए छायावादी काव्य अत्यंत उल्लेखनीय है। इस युग में प्राचीन छंदों के प्रयोग के साथ साथ नवीन छंदों के निर्माण की भी प्रवृत्ति मिलती है। उसके बाद है शिल्प एवं अलंकार विधान। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शिल्प विधान दोनों ही दृष्टियों से नया है। लाक्षणिक भाषा, प्रतीकात्मक शैली, नवीन अलंकार विधान, मुक्तक गीति शैली, उपचार, वक्रता आदि के कारण
इस काव्यधारा का शिल्प अत्यंत ही बेजोड़ है। इन कवियों ने खड़ी बोली हिंदी को सुकुमार, ललित एवं मधुर बनाकर उसे काव्य भाषा के लिए उपयुक्त बना दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि छायावाद हिंदी काव्य का गौरवपूर्ण अध्याय है। इसके साथ ही थोड़ा हम लोग देख लेते हैं छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो प्रमुख कवि हैं, अभी हम लोगों ने पीछे बात की है कि छायावाद के 4 स्तंभ यानी छायावाद के पिलर, जो भी क्वेश्चन जैसे भी घुमा के पूछे उत्तर एक ही होगा। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो इनका जयशंकर प्रसाद देख लीजिए, इनका कुछ रचना है कानन कुसुम, करुणालय, कामायनी, झरना, आंसू, प्रेम प्रतीक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, नए पत्ते, बेला, कुकुरमुत्ता, अर्चना, अणिमा, तुलसीदास आदि। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत का है उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, युगांत, लोकायतन, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि। तो ये था छायावाद और छायावाद की विशेषता और छायावाद के कवि। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।